Children, today we are going to learn about a simple machine called pulley. Pulley is a powerful simple machine. It's a simple wheel with an axle. This is a disc which is wheel with groove, and this is axle. This black structure is called frame. So in the frame there is a disc with groove and it can rotate about its axle. And here is a hook in which we put some load. Children, it was Archimedes who first came with the concept of mechanical advantage which can be obtained using combination of these pulleys. तुम्हें पता है उन्होंने इस पुली के पावर को प्रूव करने के लिए क्या किया? उन्होंने पुलीज के कॉम्बिनेशन से अपने अकेली स्ट्रेंथ से एक शिप को खींचा. ये बात प्रूव हुई कि इन पुलीज के कॉम्बिनेशन से कितनी ज़्यादा ताकत हासिल की जा सकती है. चिल्ड्रन, दिस पुली इज़ यूज्ड टू गेन मैकेनिकल एडवांटेज. हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है. जब हम लोड को रिलेटिवली कम एफर्ट यूज़ करके लिफ्ट कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि ज़्यादा लोड कम एफर्ट से हमने लिफ्ट किया तो मैकेनिकल एडवांटेज गेन किया. मतलब लोड अपॉन एफर्ट ग्रेटर देन 1 है, लोड ज़्यादा और एफर्ट कम अप्लाई हुआ. दूसरा यूज़ इन पुलिस का होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन इन विच दिस फोर्स इज अप्लाइड. जैसे इस वेट को मैं सिंपली इस तरीके से ऊपर उठा सकती हूँ. जब मैं इसे इस तरीके से ऊपर उठा रही हूँ तो मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ? ऊपर की ओर, अगेंस्ट द ग्रेविटी. लेकिन जब मैं इस पुली का यूज़ करके इस लोड को लिफ्ट करूँगी तो मैं इस थ्रेड को जो पुली की ग्रूव से होकर पास हो रहा है, इस थ्रेड की हेल्प से मैं लोड को ऊपर खींच सकती हूँ. तो अभी मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ? नीचे की ओर. तो मैंने लोड को लिफ्ट करने के लिए जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसे एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज कर दिया. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, हम इसे बाद में समझेंगे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस बरसों से इस्तेमाल हो रही हैं और पुलिस आज भी चारों ओर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हर जगह हमारे चारों ओर इस्तेमाल हो रही हैं. क्रेन्स में, एलिवेटर्स में, जिस पोल पर फ्लैग लगाया जाता है उसको फ्लैग पोल बोलते हैं. फ्लैग पोल पे रॉक क्लाइंबिंग डिवाइसेस में तुमने पुली देखी होगी. तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अब अपने आसपास पुलिस कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं वो ढूंढें. सेल बोट्स में पुलिस यूज़ होती हैं. आपने विंडो में कर्टन या वो जो ब्लाइंड्स होते हैं, स्ट्रिप्स जैसी होती हैं, जिनको विंडोज़ को बंद करने के लिए, ढकने के लिए हम पुलिस का यूज़ करते हैं. और एक रोप होती है, एक स्ट्रिंग होता है, उसको हम खींचते हैं तो वो कर्टन लिफ्ट अप हो जाता है या नीचे गिरता है. तो वहाँ हम उस सिस्टम में पुली का यूज़ करते हैं. बाकी वाटर वेल में यूज़ होता ही है, स्विंग मशीन में यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग डोर्स में यूज़ करते हैं. यू कैन फाइंड इट ऑल अराउंड यू. और ऐसे बहुत सारे सिस्टम, जैसे जो बहुत हाई राइज होती है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, उसमें बिल्डिंग्स के ग्लासेस को वॉश करने के लिए जो अरेंजमेंट बनाया जाता है उसमें भी पुली लगी होती है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी वीडियो में उस अरेंजमेंट को देखें या लोगों को देखें तो ज़रूर ढूंढिए कि पुली कहाँ पर है. जिम में बहुत सारे एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट्स में पुली यूज़ होती है, फिशिंग रॉड में पुली यूज़ होती है. तो फिर बनता तो है ना कि पुली के बारे में जाना जाए. तो पुली मेनली बेटा 3 टाइप्स की होती है. एक ये तुम्हारे सामने है, इसमें तुम देखो कि फ्रेम को हमने एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया है. अभी ये लोड और एफर्ट तो चलेगा लेकिन पुली फिक्स है, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली. एंड सेकेंड टाइप पुली इज दिस वन. Here the pulley itself is moving along with the load. So this is single movable pulley. But in this case the force in which I am pulling this load is in upward direction. This is the direction in which I am applying the force.
in upward direction. So single movable pulley is that in which force or effort is in upward direction. And third type pulley is this one, in which there is combination of fixed pulley and a movable pulley, right? So there are mainly three types of pulley: single fixed pulley, single movable pulley, and combination of pulleys. So children, we summarize all the point we discussed here. Pulley is a powerful simple machine, a wheel with axle, hook, frame, what is axle, what is metal disc, grooves, everything in this notes. Modern time uses and types of pulley. Now how does this pulley work? ये सीखने के लिए हम लोग सिंगल फिक्स पुली से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम वो लोड देखें कितना है जो लोड हम इस पर सस्पेंड करने वाले हैं. दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस चिल्ड्रन, एंड आई हैव सस्पेंडेड माई लोड विद द स्प्रिंग बैलेंस because I want to see what is the actual mass of this weight of this load. So that is 40 grams or 0.4 Newton. So now with 40 gram load I am starting my small activities to understand single fixed pulley working. So we are starting with single fixed pulley children. ये फिक्स है इस रिजिड सपोर्ट से और एक थ्रेड इस ग्रूव से, इस डिस्क के ग्रूव से होकर दूसरी साइड में आ रहा है. इस थ्रेड से हम एफर्ट अप्लाई करेंगे इस लोड को ऊपर लिफ्ट करने के लिए. और हमारे पास दो मेन क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम चेक करेंगे, एक मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा वेलोसिटी रेशियो. अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से स्ट्रिंग को होल्ड करते हैं और फिर इस वेट को ग्रेविटी नीचे की ओर जब पुल करेगी तो क्या हमें इस पॉइंट पर अपनी फिंगर्स पर एक पुल नीचे की ओर फील हो रहा है? आप अगर इस एक्टिविटी को करोगे तो सर्टनली आपको फील होगा कि जब ग्रेविटी इस लोड को नीचे की ओर पुल करती है तो इस स्ट्रिंग के थ्रू वो पुल यहाँ तुम्हारी फिंगर्स पर तुमको फील होगा. और अगर तुम अपनी फिंगर्स हटा लो तो ये पुल किसको ट्रांसफ़र हो रहा है? ये पुल किसको फील हो रहा है? इस पुली को इस पॉइंट पर. जिस तरह से इस लोड ने इस स्ट्रिंग को नीचे खींचा, क्योंकि ग्रेविटी इस लोड को नीचे खींच रही थी, इस स्ट्रिंग ने रिएक्ट किया, स्ट्रिंग ने लोड पर एक फोर्स लगाया ऊपर की ओर. तो लोड ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना चाहता है, इस वजह से वो इस स्ट्रिंग को नीचे की ओर पुल करता है और वो पुल ये स्ट्रिंग के थ्रू इस पुली को यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है जैसे हमारी फिंगर्स को एक्सपीरियंस हुआ था. और क्योंकि लोड ने स्ट्रिंग को नीचे की ओर पुल किया तो स्ट्रिंग लोड को रिएक्ट करके ऊपर की ओर पुल करती है. सो दिस इज पुल ऑफ लोड थ्रू द स्ट्रिंग ऑन द पुली. दिस इज पुल ऑफ लोड थ्रू द स्ट्रिंग ऑन द पुली, एंड दिस इज pull of a string on the load. Now, since these two forces are acting because of the string's tightness, so we call them tension forces. And since they are action-reaction pair, so they are equal. जब मैं इस लोड को इस स्ट्रिंग के थ्रू ऊपर की ओर पुल करूँगी तो सेम लॉजिक से मेरे पुल को ये पुली यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगी इस पॉइंट पर. सो दिस इज़ दैट टेंशन फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन द पुली बिकॉज ऑफ माई पुल, सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द लोड. बट सिंस माई पुल is on the string, so string will react on my fingers and it will pull this point up in reaction with the equal force tension. So my hand will experience rope's reaction in upward direction and my pull will be experienced to the pulley at this point. और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं तो ये भी इक्वल होंगे. लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चाहे ये पॉइंट का टेंशन हो, चाहे इस पॉइंट का टेंशन हो, ये टेंशन हो या ये टेंशन हो, एक ही स्ट्रिंग में
थ्रू आउट द रोप टेंशन सेम रहेगा, तभी ये स्ट्रिंग टाइट रह पाएगी। अगर अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग हो गया तो तुम सोचो कि स्ट्रिंग टाइट कैसे रहेगी। तो अब हम इसको सम अप करते हैं। लोड को ग्रेविटी नीचे पुल करती है, इसलिए वो पुल स्ट्रिंग को एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि लोड नीचे जाना चाहता है तो वो स्ट्रिंग को नीचे खींचता है। तो वो जो पुल है, वो जो फोर्स है, वो स्ट्रिंग को नीचे की ओर एक्सपीरियंस होता है, हर पॉइंट को एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इस पॉइंट में हम इंटरेस्टेड है, इसलिए हम इस पॉइंट पर उस पुल को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पुली है। अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो सोचो ये पुली नीचे गिरेगी कि नहीं यहाँ से अलग होकर। इसी तरह से स्ट्रिंग को लोड ने नीचे खींचा तो स्ट्रिंग ने लोड को ऊपर खींचा, रिएक्शन में न्यूटन का थर्ड लॉ। तो हमने इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स और इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स दिखाया, लेकिन इस पॉइंट का टेंशन फोर्स पुली को एक्सपीरियंस हो रहा है और इस पॉइंट का टेंशन फोर्स लोड को एक्सपीरियंस हो रहा है। इसी तरह से जब हम यहाँ से लोड को पुल करना चाहेंगे लिफ्ट करने के लिए, तो मेरे पुल को ये जो स्ट्रिंग है ये इसका हर पॉइंट फील करेगा, लेकिन हम कहाँ इंटरेस्टेड है? पुली के पास। तो हम यहाँ पर उस टेंशन फोर्स को दिखा देते हैं, मेरा पुल नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। जो मेरा पुल है एक्चुअली वो ही इस स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पर लोड को मिला है। जो पुल मैंने लगाया है, तुम देखो इस स्ट्रिंग के थ्रू वही पुल तो लोड को मिल रहा है, वही पुल तो लोड को ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है। तो हमने केवल ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट लिए जिन पर हम फोर्सेस दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोर्सेस सिर्फ यहीं लग रहे हैं। फोर्सेस, ये सेम टेंशन फोर्स स्ट्रिंग का हर पॉइंट एक्सपीरियंस कर रहा है। अब क्योंकि ये पुली तो फिक्स है, ये चल नहीं सकती, तो इसलिए इस पुली पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ये किसी मोशन को तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसलिए इन दोनों फोर्सेस को फ़िलहाल हम अपनी कंसीडरेशन में नहीं रखते। अब जरा इस फोर्स को देखो, ये कौन फील कर रहा है? मेरा हाथ फील कर रहा है। लेकिन हम तो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि पुली कितना लोड ऊपर लिफ्ट करवा रही है और मैं कितना एफर्ट लगाकर इस लोड को लिफ्ट कर पा रही हूँ। यानी हम दो फोर्सेस में इंटरेस्टेड हैं, कितना लोड ऊपर लिफ्ट और इस पुली को यूज़ करके जितना एफर्ट मैं लगा रही हूँ नीचे की ओर। जब मैं इसे नीचे खींच रही हूँ तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस लोड को ऊपर खींच रहा है ना। और ये फोर्स कहाँ से पहुँचा? मेरे एफर्ट को इस स्ट्रिंग ने टेंशन के थ्रू यहाँ पहुँचाया, अब टाइट होकर। तो मैं अपने एफर्ट पर इंटरेस्टेड हूँ, ना कि स्ट्रिंग के उस फोर्स पर जो मेरे हाथ पर लग रहा है। तो इस फोर्स में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस हमने पूरी मैकेनिज्म को समझा, लेकिन अब हम फोकस हो जाएंगे उन फोर्सेस पर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो ये रहे वो दो फोर्सेस जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। हम नीचे की ओर जो पुल लगा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है? देखो बच्चों, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पॉइंट जहाँ पर मैं इस रोप को खींच रही हूँ, है ना। तो ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और फिर ये पुल इस स्ट्रिंग के थ्रेड के थ्रू इस लोड को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये लिफ्ट कर रहा है इस लोड को ऊपर की ओर। तो ये मेरा एफर्ट और ये जो लोड है ये ऊपर की ओर लिफ्ट हो रहा है। तो ये टेंशन फोर्स ऊपर की ओर इस लोड को ऊपर ले जा रहा है। ठीक, तो ये तो फोर्सेस हो गए जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक फोर्स तो और भी है ना बेटा। कौन सा? ध्यान करो, ग्रेविटेशनल पुल इस लोड पे लग रहा है ना। तो अब सारे फोर्सेस जो हमारे लिए काम के हैं वो हमने यहाँ पे लेबल कर दिए। एफर्ट मेरा इस पॉइंट पे लग रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, नीचे की ओर। ठीक, ये टेंशन फोर्स जो लोड को ऊपर ले जाएगा, इस लोड पे लग रहा है ऊपर की ओर। और ग्रेविटेशनल पुल जो लोड पर नीचे की ओर लग रहा है। तो एफर्ट, लोड और ग्रेविटेशनल पुल, ये तीन फोर्सेस हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो अब इसको हम पेपर पे कैसे बनाएंगे और लिखेंगे? तो अभी हमने बच्चों डिस्कस किया कि जब हम पुली की हेल्प से स्ट्रिंग के थ्रू एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाकर इस लोड को ऊपर लिफ्ट करते हैं, तो ये जो हमारा पुल है
ये स्ट्रिंग के थ्रू इस लोड पर अप्लाई होता है इस टेंशन फोर्स के फॉर्म में, जबकि ग्रेविटेशनल पुल इस लोड को नीचे की ओर पुल कर रहा होता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये टेंशन वेट यानी लोड के इक्वल होता है, ठीक है ना, जिससे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लोड ज़ीरो हो। और न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, जो कि कहता है कि अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी ज़ीरो, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस लोड के साथ होता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एफर्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो एफर्ट ही तो यहाँ स्ट्रिंग के थ्रू इस लोड पर लग रहा है। तो आप स्ट्रिंग को नीचे खींचते हो तो स्ट्रिंग आपको ऊपर खींचती है, ये बात हम कर चुके हैं। तो जो एफर्ट हम लगा रहे हैं उतना ही तो टेंशन फोर्स ऊपर की ओर स्ट्रिंग हमारे हाथ पर लगा रहा है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि एफर्ट इक्वल टू टेंशन, ठीक, और टेंशन इक्वल टू लोड इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसलिए लोड इक्वल टू टेंशन है और एफर्ट टेंशन के बराबर है, तो एफर्ट और लोड दोनों किसके इक्वल हो गए? टेंशन के आइडियली, ठीक। और हमें ध्यान रखना होगा कि प्रैक्टिकली ना तो ये स्ट्रिंग मासलेस होती है और ना ही इनके पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो लोड हमेशा एफर्ट से कम होगा। हमें हमेशा लोड को ऊपर लिफ्ट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लोड से लगाना पड़ेगा। तो हम कंक्लूड करेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज विच इज़ रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल पुली, लेकिन प्रैक्टिकली मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट पर, कैरेक्टरिस्टिक पर किसी मशीन के, दैट इज़ वेलोसिटी रेशियो। तो सोचो, पुली पर ये लोड है, ये एफर्ट है। लोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने इनिशियल पोजीशन ऑफ लोड के लिए रेफरेंस ले लिया और वो पॉइंट जहाँ पर हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसकी इनिशियल पोजीशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट और इक्विलिब्रियम में इनिशियली दोनों रुके हुए हैं। फिर हम एफर्ट को अप्लाई करके लोड को ऊपर लिफ्ट अप करते हैं। हमने देखा कि जितना हम एफर्ट को नीचे ले जाते हैं उतना ही लोड भी ऊपर की ओर डिस्प्लेस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्रिक्शन मैकेनिकल एडवांटेज को लेस देन 1 कर देता है, एफर्ट को लोड से ज़्यादा कर देता है, वो फ्रिक्शन यहाँ वेलोसिटी रेशियो पर कोई असर नहीं डालता। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड द रेशियो विल बी 1. Then why we use the single fixed pulley? Its reason is interesting. We do not get mechanical advantage, but still we use single fixed pulley because single fixed pulley is that which changes direction in which the effort is applied. कैसे? If you lift the load up directly without using the pulley, then you have to overcome your own weight. That is why you feel it is always inconvenient to lift a load directly in upward direction. हमेशा inconvenient फील होगा, लेकिन अगर वही काम तुम पुली की हेल्प से करो तो देखो एफर्ट के एप्लीकेशन का डायरेक्शन ऊपर ना होकर अब नीचे की ओर है, तो तुम अपने वेट का यूज़ भी कर सकते हो एफर्ट के साथ इस लोड को ईजिली ऊपर खींचने के लिए। तो क्या होता है, when force is applied in downward direction then one's own weight helps the effort to lift the load up, ठीक है ना, as one can use his own weight also to pull down the rope down. So applying effort in downward direction is always convenient. Therefore we can conclude for single fixed pulley that if the pulley is ideal then mechanical advantage is 1, velocity ratio is 1, but efficiency is 100%. Practically mechanical advantage is less than 1, efficiency is less than 100%, but velocity ratio is equal to 1. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंगल मूवेबल पुली का डिटेल स्टडी करेंगे।